हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं जनवरी का पार्ट 17 फॉर मंथली एमसीक्यू सीरीज। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो है इसका लिंक क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ से पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिशेल मार्टिन वॉज रिसेंटली इन जनवरी इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मिशेल मार्टिन की, जो आपके पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, और ये इनका सेकेंड टर्म है। ठीक है, इससे पहले भी ये इस पोजीशन पे काम कर चुके हैं और 2020 से 2022 तक इन्होंने जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया था आयरलैंड का। ठीक है, अभी जो इनका टेन्योर जो अभी टर्म है इनका सेकेंड टर्म जिसके लिए अपॉइंट हुए हैं, ये आपका रहेगा 2027 तक। ठीक है, टिल 2027 तक। ओके, इन्होंने सक्सीड किया है साइमन हैरिस को। और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें तो आयरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है, मिशेल डेनियल हिगिंस। कैपिटल इसकी है डुबलिन। करेंसी क्या है, यूरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन टू जेके टायर। जेके टायर जो आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये टायर की, इनको जो है $10 million का सैंक्शन दिया गया है रिसेंटली। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये आपका डील साइन किया है, ये आपका लोन साइन किया है टू जेके टायर। ये इनको सैंक्शन किया गया है जेके टायर को। ठीक है, अब यहाँ पे आया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है, ये आपका एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ये याद रखना है। इट इज योर आर्म ऑफ योर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, नाउ फंडिंग की हम बात कर रहे हैं। टोटल $100 million की फंडिंग है। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो $30 million फंडिंग आपकी जो है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यूज करेगा। रेस्ट जो है आपकी 70 मिलियन की ये CIL को मिलेगी, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिलेगी, जो आपकी सब्सिडरी है किसकी, जेके टायर्स की। ठीक है, इट इज सब्सिडरी ऑफ अ जेके टायर। फाइन, अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो पैसेंजर कार रेडियल जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा कैपेसिटी पैसेंजर कार रेडियल टायर्स की, जो आपके बनते हैं वैनमोर प्लांट जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ CIL, ये जो सब्सिडी है आपकी CIL का जो लक्सर फैक्ट्री है उत्तराखंड में, जो बेसिकली आपका प्रोड्यूस करती है ट्रक एंड बस रेडियल, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो अमाउंट्स हैं वो आपकी यूज की जाएंगी। ये क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपकी एक NBFC है। ठीक है, फॉर लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिनका टाई अप हुआ है, जिनकी पार्टनरशिप हुई है Cars24 के साथ, और इस पार्टनरशिप के तहत ये NBFC इनके कस्टमर्स को, ये NBFC अपने कस्टमर्स को जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उनको सेल करेगी। ठीक है, तो एक तरह से बैंक इंश्योरेंस आप इसे बोल सकते हो। ये आपका यहाँ पे हुआ है, और कौन सी कंपनी के साथ किया गया है टाई अप? इट इज योर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO है विभा पदलकर। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है सर उठा के जियो। Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इसके CEO आपके करंटली है विक्रम चोपड़ा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। अब यहाँ पे बात हो रही है इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इनमें से अब आपको एक टारगेट इंडिया का है, IRDAI का एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि हमें अचीव करना है इंश्योरेंस फॉर ऑल। कब तक अचीव करना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये टारगेट है इंडिया का 2047 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट विमेन अपॉइंटेड एज अ 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ नासा। तो रिसेंटली जो USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है जेनेट E पेट्रो का एज अ
15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर और ये पहली विमेन एडमिनिस्ट्रेटर बनी है नासा की। क्लियर है? नाउ ये जो है पहली विमेन बनी है जो इस पोजीशन पे अपॉइंट हुई हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है बिल नेल्सन को, जो 14th आपके एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के। क्लियर है? करंटली शी इज ऑल्सो सर्विंग एज अ 11th डायरेक्टर ऑफ अ नासास जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, जो आपका फ्लोरिडा यूएसए में लोकेटेड है। और इस पोजीशन पे भी ये पहली विमेन थी जिनको अपॉइंट किया गया था 2021 में। ठीक है? नाउ नासा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन डीसी में एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1958। क्लियर है? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं जेनेट ई पेट्रो की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 गैलेक्सी आई स्पेस हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट्स GLX SQ payload aboard ISRO's PSLV POEM-4 who is the CEO of Galaxy I Space। तो रिसेंटली गैलेक्सी आई का जो आपका GLX SQ पेलोड है इसको डिप्लॉय किया गया था। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि इसके गैलेक्सी आई स्पेस जो है इस कंपनी के CEO कौन है। ये आपकी स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसके CEO है सुयश, इनका नाम है सुयश सिंह। ठीक है? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये आपका पेलोड था ये आपका रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है और ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे देखा गया है सिंथेटिक आर्परेचर रेडार का, SAR का एंड ऑप्टिकल इमेजरी का। ठीक है? ये क्या है? सिंथेटिक आर्परेचर रेडार आपका ऐसा रेडार इमेजिंग टेक्निक है जो बेसिकली यूज करता है मूविंग एंटीना को ताकि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को क्रिएट कर सके। ठीक है? अब यहाँ पे जो GLX SQ पेलोड है इसे डिजाइन किया गया था जनरेट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए SAR इमेजेस को। ठीक है? स्पेस की जो इमेजेस हैं एंड ये इन सबको विद इन 10 मिनट्स हमें धरती पे भेज देता है। ठीक है? बेसिकली ये क्या करता है, आपका जैसे 400 MB का डेटा है उसे कंप्रेस करके 1.5 MB में कन्वर्ट करके ये हमें भेज देता है ताकि रियल टाइम पे हमें इमेजेस मिल पाए। ठीक है? अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, आजकल तो वैसे कॉमन ही है कंप्रेशन वाली चीज़, अगर आप होंगे तो आपको ये इजीली पता समझ आ गया होगा कि कंप्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। जिप फाइल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना? तो कंप्रेशन के लिए ही हम उसे यूज़ करते हैं। नाउ अब यहाँ पे बात हुई है POEM-4 की, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, ये इसका फुल फॉर्म है। नाउ इसी के साथ नोट करना है कि एक और मिशन जो है गैलेक्सी आई स्पेस लॉन्च करने वाला है, इसके बारे में इन्होंने लास्ट ईयर बताया था। ये आपकी न्यूज़ है अक्टूबर 21 की 2024 की। इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में एक तरह से हिंट दी थी कि ये जो है 5 आपकी जो कॉन्स्टेलेशन है उसको लॉन्च करेगा, जिसमें से एक आपका है दृष्टि, जिसे हम मिशन दृष्टि के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है? ये आपका मिड 2025 में लॉन्च होगा और ये लॉन्च करा जाएगा बाय दी SpaceX। ओके? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की। तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 21 मई 2021 में की गई थी। और इसके CEO कौन है? अभी हमने पढ़ा सुयांश सिंह। ओके? नाउ इसरो की बात करें तो करंट चेयरमैन है V नारायण। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 15 अगस्त 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। नेशनल वोटर्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को आपका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी शुरुआत की गई थी और उसी के फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। क्लियर है? अब इस बार की इसकी थीम कौन सी थी? इट इज़ नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इसकी थीम थी। और कौन सा एडिशन था? इट वॉज योर 15th एडिशन। और 25 जनवरी 2025 में हमने 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की कि करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके? राजीव कुमार इनका नाम है। इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू जो हैं ये आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका ECI का? इट इज़ लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली दिल्ली एंड 1950 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब एक और चीज़ आप मुझे बताओ कि अभी आप सभी को पता है मिनिमम एज जो वोटिंग की है वो कितनी है? 18 है। क्या पहले भी ये 18 ही थी
कि इसे चेंज किया गया था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज कि पहले 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होती थी वोट के लिए। वोट मतलब आप अपना वोट कास्ट कर सकते थे एट द एज ऑफ 21 ईयर, बट बाद में इसे जो है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत इसको यहाँ पे चेंज किया गया था और 1989 से आपकी मिनिमम एज जो है वोटिंग के लिए ये 18 साल कर दी गई थी और ये आपका 1989 में इफेक्ट में आया था। ठीक है, 1988 में जो है चेंजेस किए गए थे और 1989 में ये इफेक्ट में आ गया था 28 मार्च 1989 से। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेशनल वोटर्स डे के दिन जो इवेंट आपका हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इस इवेंट में जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये चीफ गेस्ट थी और इन्हें फर्स्ट कॉपी दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉफी टेबल बुक की, जिसका नाम था इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी। और किसने प्रेजेंट की थी? राजीव कुमार जी ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्लिप दिखाई गई थी डॉक्यू ड्रामा सीरीज की इंडिया डिसाइड्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वार्नर ब्रोस डिस्कवरी। सेकेंड है, थर्ड है ECI पब्लिकेशन जो बिलीव इन बैलेट ह्यूमन स्टोरीज शेपिंग इंडियाज 2024 इलेक्शन, ये आपकी द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेजेंट किया गया था। इसी के साथ 2 दिन की यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी विच इज ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 रीआइटरेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्पेसेस, और ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी एंड इट वॉज होस्टेड बाय योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, एक और चीज जो नोट करने वाली है कि जो इलेक्टोरल जेंडर रेशियो है 2025 में ये आपका 6 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है और ये कितना हो गया है? 954। अब आप बोलोगे इलेक्टोरल जेंडर रेशियो है क्या? बेसिकली ये रेशियो होता है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स एनरोलर, जो आपके एज ए इलेक्टोरल आप मतलब जो भी आपके वोट करेंगे बेसिकली यंग जनरेशन, उसमें से मेल और फीमेल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनका जो रेशियो होता है उसे जेंडर रेशियो हम बोलते हैं, इलेक्टोरल जेंडर रेशियो, जो इस बार 6 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ है। 954 ईयर आपका 2025 में रहा है और 2024 की अगर बात करें तो ये 948 पे था आपका। ओके, नेक्स्ट अब वो क्वेश्चन है, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हैज रिसेंटली इन जनवरी completed 10 year of its successful implementation. On this occasion, Government of India has decided to celebrate the 10th anniversary of a Beti Bachao Beti Padhao from 22nd January 2025 to dash. तो यहाँ पे आपका 10 ईयर कंप्लीट हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का, और इस सेलिब्रेशन में जो आपका 10वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन था, ठीक है, उस ओकेजन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 22 जनवरी 2025 से लेके 8 मार्च 2025 तक ये आपकी 10th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। और 8 मार्च को क्या होता है आपका? इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है। ठीक है, इस दिन तक आपका जो है ये पूरा आपका सेलिब्रेशन आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, ये एनिवर्सरी आपकी 10th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। क्लियर है? अब बात करें अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, विच इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इसे लॉन्च किया गया था आपका 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी जी द्वारा लॉन्च की गई थी। कहाँ पे लॉन्च की गई थी? पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नाउ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसको लॉन्च क्यों किया गया था? इम्प्रूव करने के लिए चाइल्ड सेक्स रेशियो को, इंश्योर करने के लिए जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, प्रिवेंट करने के लिए जेंडर बायस्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन एंड प्रमोट करने के लिए एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, तो ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव थे जिसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम को आपका लॉन्च किया गया था। अब अचीवमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो आप सभी ने यहाँ पे पढ़ा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया था और इसी में हमने जो है अचीवमेंट हासिल की है। जैसे सेक्स रेशियो जो है आपका एट बर्थ ये इम्प्रूव हुआ है। अगर हम कंपेयर करें इसे 2014-15 से 2023-24 का, तो 2014-15 में ये आपका था 918, अब ये है 930। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स ने एनरोलमेंट जो किया है एजुकेशन में वो भी आपका बढ़ा है। पहले ये 75.51% था, अब ये इंक्रीज होकर 78% हो गया है।
देन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं इसमें भी हमने जो है अच्छी परसेंटेज हासिल की है। पहले 61% था, अभी ये 97.3% इंक्रीज हुआ है। देन एंटीनल केयर रजिस्ट्रेशन जो है इसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। पहले 61% था, नाउ इट इज 80.5%। नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन स्टैंड्स आउट एज अ ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 100 फॉर कंप्यूटर साइंस इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2025, जिसे रिलीज किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट 2025 रिलीज की गई है। पूछा जा सकता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा रिलीज की गई है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज की बात हो रही है, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है इसमें इंडिया की एक लौती इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 में शामिल हुई है उसका नाम है IISc बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो टॉप 100 में आई है इन दी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो ग्लोबली इसकी रैंक है 96। ओके, और 96 पोजीशन पे ही आपकी साउथ कोरिया की यूनिवर्सिटी है, कोरिया यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, वो भी 96 पोजीशन पे बनी हुई है। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं आपके टाइम्स हायर एजुकेशन की। इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका लंदन यूके में। फाइन, नाउ अदर यहाँ पे आपकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2025 की, इसमें टॉप 5 आपकी कौन सी कंट्रीज थी, टॉप 5 आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी। तो पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूके, देन MIT यूनिवर्सिटी ऑफ USA, ठीक है, देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगेन फ्रॉम US, देन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ्रॉम US, एंड 5th नंबर पे आपका था UK की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो 3 तो आपकी इसमें टॉप 5 में US की यूनिवर्सिटी है एंड 2 है आपकी UK की, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी बेसिकली जो ये रैंकिंग दी गई है आपकी सब्जेक्ट वाइज, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, देन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंसेस, मेडिकल एंड हेल्थ, फिजिकल साइंसेस, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस। तो ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके शामिल हुए थे, जिसमें 11 सब्जेक्ट की, वैसे टोटल यहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स में आपकी लगभग 11,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है सब्जेक्ट के बेसिस पे। और अगर हम टॉप इंस्टीट्यूशन की यहाँ पे बात करें तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में टॉप किया है आपकी MIT यूनिवर्सिटी जो है USA की, देन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में भी इसी यूनिवर्सिटी ने जो है आपका टॉप किया है, देन कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, एजुकेशन स्टडीज़ की कैटेगरी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों ने ये आपके टॉप इंस्टीट्यूशन रहे थे। देन लॉ की कैटेगरी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, लाइफ साइंसेस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA, मेडिकल एंड हेल्थ में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड फिजिकल साइंसेस की बात करें तो इसमें USA की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका शामिल था। देन साइकोलॉजी में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सोशल साइंसेस में MIT यूनिवर्सिटी आपका USA का जो। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में बाय द सब्जेक्ट ये आपका टॉप किया है। ठीक है, साथ में ये भी नोट करना है सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करें कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ इस रैंकिंग में शामिल थी, तो सबसे ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी जो थी ये आपकी बिलोंग करती हैं USA से, मतलब सबसे ज़्यादा USA की यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखी गई थी जिनको रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है एशिया की बेस्ट परफॉर्मेंस जो रही थी आपकी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, ये थी आपकी चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी, एंड सेकेंड नंबर पे आपका है सिंघवा यूनिवर्सिटी बीजिंग, इनकी रैंक आपकी 4th एंड 6th रैंकिंग थी इन द कैटेगरी बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ अब बात करते हैं अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में 53 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। पिछली बार ये 47 यूनिवर्सिटीज़ थी। ठीक है, 2024 की अगर बात करें। देन सोशल साइंसेस में 14 थी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में 24,
28 थे आपकी मेडिकल एंड हेल्थ में। एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता वेस्ट बंगाल की है, ये पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुई है और इसने रैंकिंग हासिल की है 601 प्लस बैंड में। ओके, देन अदर इंडियन इंस्टीट्यूशन जिन्होंने रैंकिंग हासिल की है, जैसे 96 नंबर पे कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी में था आपका IISc बेंगलुरु। देन 251 से 300 की रेंज में जो रैंक रेंज है उसमें आना यूनिवर्सिटी आपका शामिल था। देन LPU था 301 से 400 के बीच में। 251 से 300 के बीच में आपका था सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस। देन 301 प्लस कैटेगरी 301 प्लस बैंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ और साइकोलॉजी दोनों में ही इसने जो है रैंकिंग हासिल की है। देन 401 से 500 के बैंड के बीच में रहा है आपका एमिटी यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। नेक्स्ट है 401 से 500 के बीच में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है JNU एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी को। और आपका नेक्स्ट है 601 प्लस बैंड में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की रैंकिंग दी गई है आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी, जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था कि ये पहली बार इस लिस्ट में शामिल हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया सिक्योर डैश प्लेस एज अ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक आपका इंडेक्स जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का, जिसमें बताया गया है इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, इंडिया की जो मिलिट्री है बेसिकली वो वर्ल्ड में कितनी पावरफुल है। तो इट इज ऑन द 4th पोजीशन। इंडिया से पहले USA आपका पहले नंबर पे आता है, फॉलोड बाय योर रशिया, ठीक है, देन चाइना। तो फर्स्ट इज USA, रशिया, देन सेकंड है चाइना आपका थर्ड है, और 4th नंबर पे है इंडिया, जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो 2026 से जो टॉप 4 मिलिट्री पावर्स आपकी हैं, इनकी पोजीशन सेम ही बनी हुई है, कोई आगे पीछे यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन जो है वो USA, रशिया, चाइना और इंडिया की ही बनी हुई है। अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है ये आपको पावर इंडेक्स प्रोवाइड करता है, जिसका सबसे कम पावर इंडेक्स है, जैसे अगर 0.000 होगा कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री होगी। तो ऐसे इंडेक्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे USA की अगर बात करें तो इसकी मिलिट्री जो है, आप इसे बोल सकते हो वो परफेक्ट मिलिट्री होती है, जिसकी 0.00 आपका इंडेक्स होता है। ठीक है, USA की बात करें तो 0.0744 इंडेक्स आपका USA का है, रशिया का है 0.0788 एंड सेम फॉर द चाइना। इंडिया की बात करें, इंडिया का इंडेक्स कितना है 0.1184। देन 5th नंबर पर आ जाता है आपका साउथ कोरिया, जिसका इंडेक्स आपका है 0.1656। एंड अदर टॉप 10 में आपकी कंट्रीज कौन सी आ जाती हैं? 6वें नंबर पे है UK, देन फ्रांस, जापान, टर्की एंड इटली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली टॉप 10 कंट्रीज की, ठीक है, जो इस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज थी। अब हम बात करते हैं इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या रैंक है? 12th नंबर पे पाकिस्तान है। देन आपका सबसे लास्ट जो रैंकिंग है वो है भूटान की, ठीक है, 145 नंबर पे भूटान है, 118 पे आपका अफगानिस्तान है, 69 पे श्रीलंका, 35 पे बांग्लादेश एंड 37 पे आपका म्यांमार है, और 126 नंबर पे है नेपाल। ठीक है, जिनकी आर्मी की यहाँ पे जो है पावरफुल है। ये इंडेक्स क्या बताता है कि आर्मी कितनी पावरफुल है। तो आप यहाँ पे रैंकिंग से समझ सकते हैं कौन से देश की जो आपकी मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा कम पावरफुल है। ठीक है, जो ये इंडेक्स था इसमें टोटल 145 कंट्रीज़ को शामिल किया गया था, मतलब उनका एनालिसिस किया गया था 145 कंट्रीज़ का, बेस्ड ऑन दी मोर देन 60 फैक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो ग्लोबल फायर पावर एनालिसिस है, ये इसके अकॉर्डिंग जो डिफेंस एलोकेशन है 2025 का वो सबसे ज़्यादा है आपका USA का, जो हाईएस्ट है, विच इज़ 895 बिलियन $, फॉलोड बाय चाइना। चाइना का आपका एलोकेशन है 296 बिलियन $, का, फॉलोड बाय योर रशिया 126 बिलियन $, एंड 4th नंबर पे आता है इंडिया का विद 75 बिलियन $, फॉर द ईयर 2025।
आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विजन नेक्स्ट ऑन इट्स 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इन हैदराबाद तेलंगाना। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट वाज लॉन्च बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन द्वारा इनके 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे जो आपका 22 जनवरी को हुआ था उस दिन एक आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था विजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेंड फॉरकास्टिंग एजेंसीज की वो हम कम करें, उसको रिड्यूस करें बाय यूजिंग इंडियाज स्ट्रेंथ्स इन IT एंड टेक्सटाइल्स। ओके, नाउ आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके करंट DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है तनु कश्यप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट इज BEE has signed an MOU with which of the following institution to establish Center of Excellence of Energy Transition in Hyderabad, Telangana। तो रिसेंटली जो BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है, जो आपका TRI इंस्टीट्यूट है इसके साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है ताकि ये इस्टेब्लिश कर सकें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब जो ये इस्टेब्लिशमेंट होगी इस सेंटर की, ठीक है, इसमें कितना आपका कॉस्ट लगेगा, 25 करोड़ का ये कॉस्ट लगेगा और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपका ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, 5 साल का ये आपका जो है सपोर्ट इन्हें दिया जाएगा और हर साल 5 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर। ठीक है, अब TRI का क्या काम रहेगा, ये मॉनिटर करेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज को, साथ में ही जो TRI का आपका कैंपस है, ठीक है, तेलंगाना में जो आपका कैंपस है हैदराबाद तेलंगाना में, वहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने के लिए। ये क्लियर हुआ। नाउ अब जो ये सेंटर है इसका मेन एम क्या है, ये सेंटर करेगा क्या, तो इसका काम है ये रिसर्च करेगा। ठीक है, इट विल प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज की, मतलब हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, और इसमें ये रिसर्च और इनोवेशन का काम करने वाला है। ठीक है, साथ में ही ये ध्यान रखेगा कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, हम जो है अडॉप्ट करें ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हमारी रहे। किन सेक्टर्स में, इंडस्ट्री, MSME, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड माइनिंग सेक्टर में यहाँ पे ये हमें हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो लो कार्बन इमिट करे। ठीक है, नाउ BEE की बात करें तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है कि इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट DG आपके हैं श्रीकांत नगुपल्ली, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। वहीं पे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो आपका है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी और डायरेक्टर जनरल करंटली हैं विभा धवन। ओके, और तेलंगाना से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है आपकी, विच इज़ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 488 करोड़ का बजट जो है वो प्रोवाइड करेगी तेलंगाना को, ताकि इनका जो पावर ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, एंड फॉर द एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अक्रॉस द स्टेट। तो इस चीज़ के लिए इनके पावर ग्रिड को और अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए 488 करोड़ का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द 9 न्यू स्कीम्स अंडर योर पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, जो स्ट्रेंथन करेगी पावर ग्रिड सिस्टम को तेलंगाना स्टेट के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली रिन्यूड देयर हेल्थ एंड लाइफ साइंस पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर 5 years। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज UK, यूनाइटेड किंगडम ने 5 साल का MOU साइन किया है इंडिया के साथ, जो बेसिकली फोकस करेगा टू एड्रेस द गोल ऑफ अ हेल्थ चैलेंज, जिसमें आपका एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट आपका इन्वॉल्व है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आपकी हैं,
ठीक है, डिजिटल हेल्थ इनोवेशन है एंड फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट है। तो इन सब चीज़ों में ये आपका एमओयू फोकस करेगा, जो 5 साल के लिए आपका साइन किया गया है। बेसिकली इसे रिन्यू किया गया है यूके के साथ, यूके और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज फ्लैग ऑफ संजय द बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम फ्रॉम साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली। द संजय इज इंडिजीनियसली एंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड डैश। तो संजय एक बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, किसने फ्लैग ऑफ किया था? राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये रिलीज किया गया है। और संजय का काम क्या रहेगा? जो भी बैटल में चीजें हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आर्मी कमांडर को देना, ये इसका काम रहेगा। इसमें बहुत सारे सेंसर आपके लगे हुए हैं जो सेंस करेंगे और A to Z इंफॉर्मेशन, चाहे वो एरियल इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे वो ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जो कमांडर्स हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, ताकि जो फर्दर डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें ये हमें हेल्प करेगा। ये क्लियर है? आप इसे ऐसा समझो कि जैसे महाभारत का युद्ध था, ठीक है, उसमें आपके संजय थे। इस इमेज को देख के आपको शायद याद आ जाए, ये पुरानी जो महाभारत थी उसका एक सीन है जहाँ पे संजय जी आपका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं धृतराष्ट्र जी को कि क्या क्या चीजें आपके महाभारत के युद्ध में हो रही हैं। ठीक है, तो सर्विलेंस सिस्टम जो है इसका भी यही काम रहेगा, क्या क्या चीजें हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशन ये इंटीग्रेट करके आपके कमांडर्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, नाउ संजय को डेवलप किसने किया है? तो इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इनके जॉइंट वेंचर से इन्होंने जॉइंटली इसे बेसिकली डेवलप किया है। ठीक है, इट इज मेड इन इंडिया एंड जॉइंटली इसको डेवलप किया है BEL एंड इंडियन आर्मी ने। और इसकी कॉस्ट कितनी आई है? इट इज 2402 करोड़। ओके, स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी कवर करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। तो CMD इसके हैं आपके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, नाउ आप थोड़ा डीप में बात कर लेते हैं संजय की। संजय एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है to integrate inputs from the ground and aerial sensors, creating a common surveillance picture for a battlefield transparency. battlefield में क्या हो रहा है उसकी पिक्चर ये हमारे सामने रखेगा। ठीक है, साथ में ही ये डेटा कलेक्ट करेगा, वैलिडेट करेगा उसे, ठीक है, बैटलफील्ड डेटा को, और प्रिवेंट करेगा डुप्लीकेशन, और रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करेगा थ्रू दी आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब जो ये सर्विलेंस सिस्टम है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न है और आगे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी हो, AI बेस्ड हो, तो मॉडर्न सेंसर्स यहाँ पे जो है आपके यूज़ किए गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है, चीज़ें हमें एकदम से मतलब चुटकियों में चाहिए, राइट? तो जल्दी से जल्दी चीज़ें और एक्यूरेट चीज़ें हम तक पहुँचे, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी। वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज कि ये जो सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 स्टेजेस में अक्रॉस ऑल ऑपरेशनल ब्रिगेड्स, डिवीजन एंड कॉर्प्स ऑफ अ इंडियन आर्मी फ्रॉम मार्च 2025 टू अक्टूबर 2025। ये याद रखना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया था 2025 को एज अ ईयर ऑफ डैश। तो ईयर ऑफ क्या इस बार हमारा जो है डिक्लेयर किया गया है 2025 को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुकन्या समृद्धि योजना हैज रिसेंटली इन जनवरी कंप्लीटेड 10 years of successful implementation. What is the current interest of rate on a सुकन्या समृद्धि योजना और अ अकाउंट? सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आप इसे अकाउंट भी बोल सकते हो। तो इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है? तो इट इज 8.2%। ठीक है, गवर्नमेंट इस पे 8.2% का आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। PM मोदी ने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को एज अ पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पानीपत हरियाणा में से लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो एज ऑफ नवंबर 2024 मोर देन 4.1 करोड़ के जो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैं ये ओपन किए गए थे अंडर योर सुकन्या समृद्धि योजना। एंड टॉप स्टेट्स जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है स्कीम में, वो है आपके उत्तर प्रदेश, जिसमें 4.5 लाख अकाउंट्स आपके ओपन किए गए थे, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु 30 लाख अकाउंट्स, एंड देन बिहार
22 lakhs। अब डिटेल में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, ये आपकी है एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम जिसे बेसिकली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए आपका डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो गर्ल चाइल्ड है इसका अकाउंट आपका इमिडिएटली जैसे बच्चे का बर्थ होता है उसके कुछ दिन बाद आप इसे ओपन करवा सकते हो, या फिर जब तक जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 ईयर्स तक नहीं होती तब तक ये बच्चा एलिजिबल है इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम अकाउंट कितने ओपन कर सकते हैं, तो पर चाइल्ड आपका पर गर्ल चाइल्ड एक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो सकता है। इन केस अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उस केस में 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन कराए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, आईडी प्रूफ होना चाहिए एंड रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं, तो पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम जो है वो 250 का यहाँ पे आपका क्राइटेरिया है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में। ठीक है, आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि कब तक आप इस अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये आपका 15 साल तक किया जा सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, 21 ईयर्स का यहाँ पे जो है मैच्योरिटी पीरियड है, जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है तब से लेके 21 साल तक जो है 21 साल जब कंप्लीट हो जाए तो मैच्योरिटी पीरियड आपका हो जाएगा, या फिर अंटिल द मैरिज ऑफ अ गर्ल, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स यहाँ पे जो है मैच्योरिटी आपका हो सकता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंटली जो है कितना इंटरेस्ट रेट है, 8.2% का करंट इंटरेस्ट रेट है, और जब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया था 9.1% का। फाइन, विड्रॉल की अगर बात करें तो कितना परसेंट अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, 50% तक अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है फॉर एजुकेशन और मैरिज पर्पस। ठीक है, और ये कब विड्रॉल कर सकते हैं, आफ्टर जो गर्ल चाइल्ड है इनकी एज जो है वो 18 नहीं हो जाती तब तक आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, 18 के बाद आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 50%, अप टू 50% तक का अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है, एंड द विड्रॉल कैन बी मेड इफ द अकाउंट होल्डर हैज पास्ड द 10th स्टैंडर्ड और ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं तो उस केसेस में यहाँ पे विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पहले तो यहाँ पे आपका एक कंडीशन है कि 5 साल के अंदर जो है इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे अगर आज अकाउंट खुला है तो आज से 5 साल जब तक नहीं हो जाते तब तक ये अकाउंट जो है आपका इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। बट और यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है अकाउंट का। ठीक है, या फिर अकाउंट होल्डर जो है इसको लाइफ थ्रेटनिंग कोई मेडिकल कंडीशन है, इन दैट केस प्री मैच्योर क्लोजर जो है वो अलाउ किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी which is prepared by Indian Council for Research on International Economic Relation, India's digital economy is expected to grow almost twice as fast as the overall economy, contributing to nearly 1/5 of our national income by dash। तो इस रिपोर्ट में जो जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, इस रिपोर्ट में कहा गया है जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपकी ऑलमोस्ट ग्रो करेगी ट्वाइस। ठीक है, मतलब ये लगभग डबल आपकी ग्रो करेगी एज फास्ट एज ओवरऑल इकोनॉमी, और ये कंट्रीब्यूट करेगी नियरली 1/5 ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल जीडीपी आप जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो वो 1/5 ऑफ आपका जीडीपी रहेगी बाय डैश बाय 2029 एंड 2030। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन, जो रिपोर्ट है इसमें आपका बताया गया था, एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया था कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इट इज़ अकाउंटेड फॉर 11.7% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। कब की बात की जा रही है, 2022-23 की, जिसने कंट्रीब्यूट किया था आपका 28.94 लाख करोड़ इन अ GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड 31.64 लाख करोड़ इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरेस यहाँ पे 2024-25 के एस्टिमेशन के हिसाब से ये आपका इंक्रीज करेगा, राइज करेगा 13.42%। ओके, नाउ आपकी जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, उनके बारे में अगर जाने तो इसके चेयरमैन आपके हैं प्रमोद
भसेन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज रीअपॉइंटेड राकेश शर्मा एज इट्स एमडी एंड सीईओ फॉर अ 3 ईयर। तो रिसेंटली आपका जो आईडीबीआई बैंक है, इस बैंक ने रिसेंटली जो है अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है राकेश शर्मा को इनका एमडी एंड सीईओ फॉर 3 ईयर्स, और इनका टेन्योर जो है ये आपका मार्च के मंथ से स्टार्ट होएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अगर इनकी बात करें राकेश शर्मा जी की, तो इन्होंने 1980 में ज्वाइन किया था एज अ चीफ जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई। उसके बाद इन्होंने एज अ एमडी एंड सीईओ सर्व किया था लक्ष्मी विलास बैंक में, एंड आफ्टर दैट कैनरा बैंक में। फिर 2018 में इन्होंने आईडीबीआई बैंक को ज्वाइन किया था एज अ एमडी एंड सीईओ। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म हैज रिसीव नॉमिनेशन इन द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स, या जिसको हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, अनुजा। इस फिल्म का नाम है अनुजा, जो अमेरिकन हिंदी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, इट इज अ अमेरिकन हिंदी लैंग्वेज शॉर्ट फिल्म विच इज रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय द एडम जे ग्रेव्स। ठीक है, प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो गुनीत मोगा, प्रियंका चोपड़ा, जॉनस मिंडली कलिंग, सुचित्रा मैथी, ये सारे आपके इसके प्रोड्यूसर हैं। और भी प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जो ये मूवी है ये गुनीत मोगा की, यहाँ पे अभी हमने नाम पढ़ा इनका प्रोड्यूसर का, गुनीत मोगा की 3rd ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म है। इससे पहले द एलिफेंट विस्पर, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इन मूवी का भी नॉमिनेशन इनको ऑस्कर के लिए इनकी मूवीज का नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है, अदर नॉमिनेटेड फिल्म इस अनुजा के साथ और कौन सी नॉमिनेटेड फिल्म है, तो अ लियन, आई एम नॉट अ रोबोट, द लास्ट रेंजर, द मैन हु वुड नॉट रिमेन साइलेंट। तो ये सारी आपकी मूवीज हैं जिनको इसी कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया गया है। ठीक है, इसके साथ नोट करना है जो अनुजा मूवी है इसे एक अवार्ड दिया गया था 2024 में, 2024 की ये मूवी है। ठीक है, हॉली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी इन्होंने जीता है, मतलब इस मूवी ने जीता है। यहाँ पे आप इस मूवी का पोस्टर देख सकते हैं। एंड जो ये ऑस्कर अवार्ड है आपका 97th एडिशन ऑस्कर अवार्ड का, ये आपका 2 मार्च 2025 को होगा लॉस एंजलिस में, विच विल बी होस्टेड बाय कॉनन ओ ब्रीडे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन फर्म टू रिसीव डीजीसीए's इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सर्टिफिकेशन फॉर इट्स एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है E200X। तो ये कंपनी आपकी बनी है पहली प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ई प्लेन कंपनी। ठीक है, क्या नाम है इसका, ई प्लेन कंपनी, जो आपकी स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आपका आईआईटी मद्रास का। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और 2019 में जो आपके प्रोफेसर हैं इन सत्या चक्रवर्ती जी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ई प्लेन कंपनी की। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे बोला है जो VTOL सर्विसेज है ये 2026 तक स्टार्ट करेंगे। इनका प्लान है कि ये सर्विसेज स्टार्ट करेंगे 2026 से। क्लियर है। नाउ डीजीसीए की अगर बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है फैज अहमद किडवाई। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द UNCTAD's Global Investment Trends Monitor 2024, the global foreign direct investment increased by %, reaching an estimate of $1.4 trillion in the 2024. तो recently UNCTAD का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर था 2024 का, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्लोबल FDI है वो कितना % इंक्रीज हुआ है, इट इज इंक्रीज्ड by the 11% and it reached $1.4 trillion in the 2024. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और क्या चीज़ मेंशन की गई थी, जैसे आपका जो FDI था ये तो इंक्रीज हुआ है, बट अगर हम यहाँ पे यूरोपियन कंड्यूट इकोनॉमीज को अगर हटा दें, इन दैट केस इसका जो FDI है ये आपका 8% कम हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका पॉइंट था, बात करें अगर इंडिया की, तो इसमें मेंशन किया गया था FDI जो इंडिया का है ये 13% से ग्रो किया है। देन FDI नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है FDI फ्लो जो था आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज का, ये आपका 2024 में डिक्रीज हुआ है 2% से। अगर 2023 का कंपैरिजन बात करें तो 6% से ये ड्रॉप हुआ है। ओके, देन डेवलपिंग एशिया की बात करें तो यहाँ पे भी हमें FDI डिक्लाइन देखने को मिला है
FDI में कमी आई है यहाँ पे 7% की, ठीक है। इसके अलावा एशियन FDI, एशियन कंट्रीज की बात करें तो इसका FDI जो है ये अभी आपका इंक्रीज हुआ है 2% से, इट रोज बाय 2% टू द रिकॉर्ड ऑफ $235 बिलियन। ओके, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज UNCTAD जो है, इसके सेक्रेटरी जनरल करेंटली है रेबेका ग्रिन्सपैन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी शुरुआत 1964 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज कंक्लूडेड अ डील टू परचेज अ पर्सनल लोन पोर्टफोलियो ऑफ ₹3,330 करोड़ फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा बैंक है जिसने फाइनल डील जो है वो आपकी मतलब कि कंक्लूड कर दी है, फाइनल डील इनकी कंप्लीट हो गई है फॉर परचेजिंग अ पर्सनल लोन पोर्टफोलियो। कितने अमाउंट की ये डील थी आपकी? 3,330 करोड़ की फ्रॉम द स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, ओके, विच इज मुंबई बेस्ड स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इनका जो है डील फाइनल हो गया है, ओके। इससे पहले अक्टूबर 2024 में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था एक्वायर करने के लिए पर्सनल लोन बुक ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, और इसका अमाउंट इन्होंने उस टाइम पे दिया था 4,100 करोड़ का, स्ट्रेंथन करने के लिए इनकी पोजीशन रिटेल और क्रेडिट मार्केट में। और अभी जो है इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है इस डील को। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।